उपभोक्ता का संतुलन का तात्पर्य ये है कि एक उपभोक्ता संतुलन में वहां पर होगा जहां पर अपनी दी हुई आय से अपनी दी हुई आय से अपनी उपयोगिता को अधिकतम करे अपनी उपयोगिता को अधिकतम करे। याद रखिए, उपभोक्ता के पास इनकम लिमिटेड, चाहे हम हो चाहे आप हो, आपके पास या हमारे पास जो इनकम है वो बहुत लिमिटेड है और एक प्रकार से दुर्लभ भी है। हम लोगों के पास पैसे होते हैं, वो बहुत अधिक रेयर होते हैं, कितनी मेहनत से कमाते हैं, और उस इनकम से हम चाहते हैं कि अपनी यूटिलिटी को हम लोग मैक्सिमम, हम चाहते हैं कि बाजार से ज्यादा वस्तुएं उससे आए, क्योंकि अगर ज्यादा वस्तुएं आएंगी तो मेरी यूटिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो एक उपभोक्ता क्या करता है कि अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की बात करता है। वो चाहता है कि मुझे जितना मेरे पास पैसा है उस पैसे से मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करूं। अगर कोई मेरे पास नजदीक मार्केट है जहां पे वस्तुएं सस्ती है तो मैं वहां जाने के लिए भी तैयार होता हूं, ताकि मेरा यूटिलिटी मैक्सिमम हो सके और मैं इस यूटिलिटी को मैक्सिमम करने की बात सोचता हूं। तो कोई भी कंज्यूमर होता, हम लोग मार्केट्स में जाते हैं और वहां पर हर प्रोडक्ट को बार बार देखते हैं कि किस में कौन सी क्वालिटी है, ताकि मेरी यूटिलिटी मैक्सिमम हो सके। और उसमें क्या होता है, हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अर्थात हम लोग कई चीजें उठाते हैं और कई चीजें रखते हैं, क्यों? अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करते हैं। ठीक है, तो एक कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाहता है, किस पे? टू द गिवन इनकम, जो उसके पास आय है उस पर अपने आप को अधिकतम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि इनकम के बेस पे वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या कंजप्शन करना है, और वो भी कंजप्शन को मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, ऑप्टिमम करना चाहता हूँ, ताकि मेरी यूटिलिटी उस दिए हुए आय से अधिक प्राप्त हो सके। हम लोग कहते हैं कभी कभी कि एक काम करते, उस बाजार चलते हैं वहां पर वस्तुएं सस्ती है, तो इसका तात्पर्य है कि मेरे दिए हुए आय से मैं ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं उस बाजार से पाऊंगा, तो यूटिलिटी मेरी ज्यादा इंप्रूव होगी। इसलिए हम दो चार नई मार्केट को सर्च करते हैं, नई शॉप्स को सर्च करते हैं, नया प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ताकि मैं अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकूं। क्योंकि हम जब कोई भी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट तभी करते हैं जब किसी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हमको, मार्जिनल यूटिलिटी मान लीजिए एक्स है, उसके बराबर हम लोग प्राइस देते हैं। तब हम प्राइस देते हैं जब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और मैं संतुष्ट हूं, तभी मैं पेमेंट करने के लिए तैयार। तो रिजल्ट क्या निकले कि एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में वहां पर होगा जहां पर अपने दिए हुए इनकम से मैक्सिमम यूटिलिटी पा जाए, मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करे, अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं का वो कॉम्बिनेशन परचेज करे जिससे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले। और हम आपको पहले बता दिए कि यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ कंजप्शन। अगर आप ज्यादा कंजप्शन करेंगे तो आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, आप ज्यादा चीजों को कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो एक उपभोक्ता ये चाहता है कि उसको दिए हुए आय से ज्यादा वस्तुओं को खरीदे, एक्स वस्तु खरीदे, वाई वस्तु खरीदे, जेड वस्तु खरीदे, ताकि यूटिलिटी मैक्सिमम हो सके। ओके, तो इस प्रकार अगर वो एक्स वस्तु खरीदता है तो एक्स वस्तु के संदर्भ में वो संतुलन पर कहां होगा उपभोक्ता, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स होगा। मार्शल का सम सीमांत उपयोगिता ह्रास मान्य, सम सीमांत उपयोगिता कि एक व्यक्ति एक वस्तु की लिए वहां पर संतुलन में होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होगी। वाई वस्तु के संदर्भ में वो इक्विलिब्रियम पे वहां पर होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी वाई उसकी प्राइस के बराबर होगा। उसी प्रकार जेड कमोडिटी के लिए इक्विलिब्रियम वहां पर होगा
जहां पर जेड कमोडिटी के प्राइस के बराबर होगा। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति संतुलन में इन कंडीशंस को पूरा करता है। इसको हम दूसरे फॉर्म पे लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड अपॉन प्राइस ऑफ जेड। ये आपका इक्विलिब्रियम का सूत्र है, सम सीमांत उपयोगिता ह्रासमान का नियम का सूत्र है, गॉसेन के दूसरे नियम का ये फार्मूला है, ये याद रखिए। तो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही हम प्राइस देंगे, उससे ज्यादा प्राइस नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता का ये व्यवहार कहलाता है। आप कभी कभी घर में जाते हो और घर में जाने के परिणाम स्वरूप आप कभी कभी यूनिक चीज खरीद के लाते हो, आपके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। वही वो क्यों खुश होते हैं? क्योंकि आपके बच्चे ने कम मनी में ज्यादा कमोडिटी लाए हैं। आप एक काम करो, आप कुछ नहीं 100 या 150 रुपए का आप IAS का फॉर्म भरते हो। IAS का फॉर्म भरने के बाद आप भारत की सबसे टॉप मोस्ट या दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट जॉब IAS के लिए सिलेक्ट हो जाते हो। तो शायद यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सबसे बेस्ट है कि 150 रुपए के फॉर्म के परिणाम स्वरूप आपने एक छोटी सी एक तैयारी 1 साल की या 2 साल की करने के परिणाम स्वरूप आप IAS जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड कर रहे हो। तो यानी मिनिमम आपकी इनकम के द्वारा मैक्सिमम आपने यूटिलिटी गेन किया, दैट इज IAS। तो कहेंगे, तो हम लोग कहते नहीं कि IAS बन गया, एक चेहरे पे स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर ने सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल किया है, अर्थात बहुत अधिक यूटिलिटी उसने गेन की। क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार यूटिलिटी हमारे पास, यूटिलिटी जो होती है इट विल बी डिपेंड अपॉन कंजप्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रयोग के बदले हमको यूटिलिटी मिलती है। या तो हम वस्तुएं प्रयोग करें या सर्विस प्रयोग करें, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। और यूटिलिटी जितनी अधिक होगी वही उपभोक्ता उतना अधिक संतुष्ट होगा। याद रखना, इकोनॉमिक फिजिकल कंजप्शन पर ज्यादा विश्वास करता है, अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रयोग पर ज्यादा विश्वास करता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात होती है कि मेरी इनकम जो होती है इससे मैं वस्तुएं खरीद कैसे सकता हूँ। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं प्राइस लाइन क्या होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइस लाइन क्या होती है। प्राइस लाइन याद रखना, सबसे पहले मेरे पास मैं कंजप्शन के लिए तभी कंसीडर करूंगा, तभी सोचूंगा, तभी विचार करूंगा जब मेरे पास इनकम हो। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कभी भी कंजप्शन के लिए नहीं सोच सकता हूं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए नहीं सोच सकता हूं। तो इस प्रकार इनकम अगर मेरे पास है तो इनकम के आधार पर मैं मूल्य रेखा का निर्माण करूंगा। आपके पास सपोज दैट 100 रुपी है, यू हैव द 100 रुपी। आप बाजार जाते हो, बाजार में पूछते हो भैया एक्स का रेट क्या है, एक्स कमोडिटी का रेट क्या है। उसने, एक दुकान वाले ने कहा कि 1x का प्राइस 1 रुपीज है। उसने क्या कहा? आपने पूछा एक्स का रेट क्या। आप पहले सबसे जाते हो मार्केट में, रेट पूछते हो, रेट पूछने के बाद वो बताता है, आंसर करता है दुकानदार कि 1x का दाम 1 रुपए है। आपने अपने दिमाग से सोचा और आपने कहा कि मैं अगर पूरा पैसा एक्स कमोडिटी पे खर्च करूंगा तो मुझे 100x प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? फिर आपने पूछा भैया वाई कमोडिटी क्या रेट है। उसने कहा कि 1 वाई का प्राइस 2 रुपए है। आपने अपने दिमाग से सोचा कि अगर मैं 100 रुपीज पूरा का पूरा खर्च कर देता हूं वाई कमोडिटी पे तो कितनी वाई खरीद पाऊंगा? 50 वाई। तो अगर मैं एक्स पे खर्च करता हूं तो मैं कितना खरीद पाता हूं? 100x। अगर मैं वाई पे खर्च करता हूं तो मैं कितना परचेज कर पाता हूं? 50 वाई। ये मेरी लिमिटेशन है। ठीक है, तो इसको चलिए मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद मुझे कुछ ऐसा ग्राफ मिला, नीचे मैंने एक्स कमोडिटी को लिया और ऊपर मैंने वाई कमोडिटी को लिया। क्लियर है? अगर मैं पूरी की पूरी इनकम एक्स पे खर्च कर दूं तो कितना मिलेगा मुझे? 100x।
अगर मैं पूरी की पूरी इनकम खर्च कर दूं वाई कमोडिटी पे तो कितना मिलेगा 50 वाई। तो इस प्रकार ये एक प्रकार से मेरी मूल्य रेखा है जो मेरे 100 रुपए की परचेजिंग पावर को दिखा रहा है। परचेजिंग पावर मतलब मैं कितनी वस्तुएं खरीद सकता हूं। मैंने दो ही वस्तुएं जानबूझ के लिया क्योंकि मेरे पास एक्सेस दो है, एक्स एंड वाई। तो ये मेरे पास एक प्रकार से मूल्य रेखा है जो ऊपर से नीचे की ओर गिरती एक सीधी रेखा के रूप में है और ये बताता है कि मैं कितनी वस्तुएं खरीद सकता हूं। अर्थात ये मुझे बताता है कि मेरा परचेजिंग एरिया क्या है, मैं कितना एरिया की वस्तुएं खरीद सकता हूं। तो आप ये शेडेड पार्ट देख रहे होंगे, ये शेडेड पार्ट ट्रायंगल ओपीएल, आप देखिए शेडेड पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है ये मेरा परचेजिंग एरिया है, परचेजिंग एरिया है। सभी व्यक्तियों के याद रखिए परचेजिंग एरिया अलग अलग होता है क्योंकि इट विल बी डिपेंड अपॉन इनकम। मेरे पास 100 रुपए है तो मेरी परचेजिंग एरिया एक्स और वाई कमोडिटी के संदर्भ में ये है। लेकिन अगर आपके पास 1000 होगा तो शायद आपका परचेजिंग एरिया इससे बड़ा होगा। आप एक्स की इससे ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, वाई की इससे ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, तो आपका परचेजिंग एरिया ज्यादा होगा, आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, आप ज्यादा कमोडिटी को कंजप्शन को परचेज कर सकते हैं। अर्थात आप हैप्पी ज्यादा है, आप सेटिस्फाई ज्यादा है। वही जिसके पास ये 100 रुपए भी नहीं है उसके पास परचेजिंग एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम मानते हैं कि या तो मैं संतुलन बिंदु पी पर हूं जहां पर मैं 50 वाई परचेज कर रहा हूं या पर एल पर, या तो मैं कोई संतुलन बिंदु ऐसा है जो ए है जहां पर भी मैं संतुलन हो सकता हूं। एक काम करूं कि मैं इस 100 रुपीज में से 50 रुपए का एक्स खरीद लूं, 50 रुपए का एक्स खरीद लूं तो कितना मिलेगा 50 एक्स मुझे मिलेगा। तो मैं 50 एक्स खरीद लूं, अब बाकी मेरे पास कितने रुपए बचे 50 रुपए बचे। इस 50 रुपए से मैं वाई खरीद लूं और वाई कितना खरीद पाऊंगा 25 वाई, तो मैं 25 वाई खरीद लूंगा। तो मैं 25, तो 10 वी आर कम एट इक्विलिब्रियम पॉइंट ए। मैं कहां पर आ जाऊंगा इक्विलिब्रियम ए पॉइंट पर आ जाऊंगा। ओके, या तो मैं दोनों वस्तुओं का कॉम्बिनेशन, यहां पर मैंने क्या किया 50x, 25 वाई खरीद करके मैं एक्स और वाई दोनों कमोडिटी के बंडल को खरीदा और मैं आ गया ए पॉइंट पर। या तो मेरा बिहेवियर ये हो कि मैं यहां पर आ जाऊं दैट इज बी पॉइंट, मैं क्या करूं मात्र 20 रुपए का एक्स खरीदूं तो 20 एक्स खरीदूं और मेरे पास जो 80 रुपए बचे हैं उससे मैं 40 वाई खरीद लूं, 40 वाई खरीद लूं, तो मेरा संतुलन बिंदु क्या होगा बी होगा। इस प्रकार मूल्य रेखा के किसी भी बिंदु पर आप संतुलन में हो सकते हो और वो 100 रुपए की परचेजिंग पावर को दिखाएगा। ओके, लेकिन अगर आपने कहा कि क्या सर मैं सी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में हो सकता हूं, तो हम कहेंगे एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता नहीं कार्य करेगा। क्यों नहीं करेगा? मनी फॉर यू, मुद्रा आपके लिए, आप मुद्रा के लिए नहीं हो। अगर आप सी पॉइंट पर हो तो वस्तुओं तथा सेवाओं का लो कॉम्बिनेशन आप परचेज करोगे और आपके 100 रुपीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। 100 रुपीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, आपका विवेकपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर मूल्य रेखा के नीचे किसी बिंदु पर अगर आप संतुलन पे हो, चाहे सी पर, चाहे डी पर, चाहे ई पर, तो ये एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता से एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप अपनी आय का पूरा प्रयोग नहीं कर रहे हो, अर्थात आप मनी बचा रहे हो, मनी में मात्र 50 रुपए खर्च कर रहे हो, 50 अपने जेब पे रख रहे हो और आपके लिए मनी प्यारा है। और इकोनॉमिक्स कहती है कि मनी केवल मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए है, ना कि प्रत्यक्ष आप मनी का प्रयोग कर सकते हो। तो जब मनी से कंजप्शन कर सकते हो तो आपने क्यों नहीं किया, अर्थात आपने जानबूझ के सेटिस्फैक्शन लेवल को नहीं इंप्रूव होने दिया। तो इस प्रकार ई इक्विलिब्रियम पॉइंट, सी इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड डी इक्विलिब्रियम पॉइंट एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता से अपेक्षित नहीं है। इसलिए मूल्य रेखा, जो रेड कलर से मूल्य रेखा आपको दिख रही है, इसके नीचे
कोई भी संतुलन बिंदु पॉइंट एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता से नहीं होगा। दूसरा, क्या मैं F पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो सकता हूं, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो सकता हूं? तो भी नहीं, क्योंकि ये आपकी खरीदने की क्षमता के बाहर है। आप केवल मूल्य रेखा के नीचे सारे बिंदुओं को परचेज कर सकते हैं। ट्रायंगल जो आपको शेडेड दिख रहा है, इस पे आप परचेज कर सकते हैं, आप ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। इसलिए तो आप लोग अच्छी जॉब के लिए सोच रहे हैं, आप अच्छे वर्क करते हैं, ताकि मेरी ये मूल्य रेखा इस कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन को प्राप्त कर सके और मैं भी 1 करोड़ की कार खरीद सकूं। तो ये 1 करोड़ की जो कार है, ये मेरे प्राइस लाइन के ऊपर है, अर्थात मैं इस पे विचार नहीं कर सकता हूं, अर्थात इसके स्वरूप पे मैं क्यों जाऊं। तो मूल्य रेखा दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिनसे एक उपभोक्ता दी हुई आय से परचेज कर सकता है। मूल्य रेखा दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती, एक्स और वाई वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाती है जिसको उपभोक्ता एक निश्चित आय से परचेज कर सकता है। क्लियर है? तो मूल्य रेखा आपकी क्या दिखाती है? आपकी परचेजिंग लिमिटेशंस को दिखाती है, आपकी खरीदने की क्षमता को दिखाती है। ठीक है, मूल्य रेखा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेरी मूल्य रेखा हो गई। अब बात ये होती है, क्या प्राइस लाइन में परिवर्तन संभव है? मूल्य रेखा में परिवर्तन, मूल्य रेखा में क्या परिवर्तन हो सकता है? आप बोलना यस, क्यों नहीं हो सकता है? बट दो ही कारण है मूल्य रेखा में परिवर्तन। पहला कारण है, फर्स्ट रीजन है, इफ चेंज इन इनकम, यदि आपकी आय बदल जाए। अगर आपकी आय बदल जाती है, आपकी आय बढ़ जाए या इनकम घट जाए, तो आपकी मूल्य रेखा चेंज हो जाएगी। लेकिन शर्त है कि मूल्य स्थिर रहे। परिवर्तन याद रखना दो कारणों से होता है, या तो इनकम के कारण से होता है या तो मूल्य के कारण से होता है। अब दोनों का प्रभाव एक साथ हम तो स्टडी नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, एक बार इनकम को चेंज करके देख लेते हैं, एक बार मूल्य को चेंज करके देख लेते हैं। मूल्य रेखा में परिवर्तन केवल दो कारणों से होता है, या तो आय बदल जाए या तो मूल्य बदल जाए। आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आय, मूल्य रेखा में परिवर्तन आय या मूल्य के कारण होता है या दोनों के कारण होता है। तो पहला मैं इंपैक्ट स्टडी करूंगा कि यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाए, तो आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप मूल्य स्थिर रहे तब। दूसरा, इफ चेंज इन प्राइस, यदि उसका मूल्य चेंज हो जाए और उसकी आय स्थिर रहे। ठीक है, तो चलिए पहला मैं हेडिंग डिस्कस करता हूं कि यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है जबकि मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है। ये देखिए, इफ चेंज इन इनकम, आय में यदि परिवर्तन हो जाता है लेकिन मूल्य में परिवर्तन नहीं होता। याद रखिए, आपके पास कितने थे? 100 रुपी था। आपके पास 100 रुपी था, आपके पास 100 रुपी था और आपने मार्केट में पता किया कि एक एक्स का दाम 1 रुपए है, तो आपने इमेजिनेशन किया कि मेरे पास 100 एक्स में परचेज कर सकता हूं। और आपने एक वाई आपने पूछा कितने किया है, तो मार्केट में दुकानदार ने कहा 2 रुपीज किया। आपने इमेजिनेशन किया कि आई हैव परचेज 50 वाई, मैं 50 वाई खरीद सकता हूँ। तो मेरे पास मूल्य रेखा जो ये दिख रही है, पीएल मूल्य रेखा होगी, जो अभी मैंने डिस्कस किया। कितने इनकम पर? फर्स्ट इनकम लेवल 100 पर। तो ये मेरे पास 100 लेवल की इनकम को शो करेगा। ये इनकम लेवल 100। लेकिन अगर मान लीजिए, सपोज दैट, अगर मान लेते हैं कि मेरी आय बढ़ जाती है, इनकम मेरी बढ़ जाती है और मुझे पापा 200 रुपीज दे देते हैं। अभी तक कितने दिए थे? 100। मार्केट में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मैंने क्या माना है? अभी बोला कि स्थिर माना हूं। मैंने वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य क्या माना? स्थिर माना हूं। तो जब मूल्य मैंने स्थिर माना है, तो अब मैं 200, मेरी इनकम देखिए बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। तो इनकम बढ़ने के परिणाम स्वरूप अब मैं जो 100x खरीद पा रहा था, अब कितना खरीदूंगा? 200x खरीदूंगा। y कितना खरीदूंगा? 100y खरीदूंगा।
तो देखिए दोनों वस्तुओं के संदर्भ में मेरी क्रय शक्ति बढ़ गई, अर्थात मेरी मूल्य रेखा पीएल से शिफ्ट होकर के कितनी हो गई, P1 L1 हो गई कि नहीं हो गई, P1 L1 हो गई, अर्थात मेरी मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसक जाती है और ये मेरी 200 रुपीज की परचेजिंग पावर दिखाती है। और पहले मेरा क्रय शक्ति क्षेत्र क्या था, त्रिभुज ट्रायंगल OPL था, पहले मेरा क्या था, ये जो आपका शेडेड पार्ट था, ये मेरी परचेजिंग पावर थी, ये मेरा क्रय शक्ति क्षेत्र था। लेकिन अब कितना हो गया, आफ्टर चेंज इन इनकम, ये 100 रुपीज की परचेजिंग को दिखाता, अब कितना हो गया, 200 हो गया। तो मेरा होगा ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल OP1L1, ये मेरा ट्रायंगल हो गया। अर्थात मेरी क्रय शक्ति क्षमता पहले से अब मेरा एरिया बढ़ गया, अब मैं ज्यादा वस्तुएं खरीद सकता हूं। और ये देखिए आपको शेडेड पार्ट में दिख रहा होगा कि ये पुरानी लाइन है, पीएल लाइन है, देखिए इससे इतना ही मेरी परचेजिंग एरिया बढ़ गया। तो देखिए मेरा ट्रायंगल जो होता है, जो आप रेड शेडेड में देख रहे होंगे, ये मेरा ट्रायंगल इंप्रूव किया है, अर्थात इनकम बढ़ने से मेरी मूल्य रेखा पैरेलल, समांतर दाहिनी ओर खिसकती है। पॉइंट्स नोट करना आपको कि अगर किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो मूल्य रेखा प्राइस लाइन बढ़ती है राइट साइड में, ठीक है, और कैसे बढ़ती है, पैरेलल बढ़ती है, समांतर बढ़ती है, ठीक है। समांतर क्यों बढ़ती है, आपकी दोनों वस्तुओं के संदर्भ में परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, इसलिए समांतर शिफ्ट होती है दाहिने साइड, अर्थात इसका स्लोप देखिए बराबर है। देखिए पीएल का स्लोप, स्लोप ऑफ PL इज इक्वल टू स्लोप ऑफ P1 L1, दोनों की ढाल बराबर है, मतलब मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आपकी इनकम, सपोज दैट, अगर आपकी इनकम और अधिक बढ़ जाए और ये इनकम बढ़कर के 300 हो जाए, सपोज दैट, तो अब आप 300 इकाइयां एक्स की खरीदोगे और कितनी इकाइयां खरीदोगे, बाकी इकाइयां खरीदोगे इसकी 200 खरीदने लगो, 150 इकाइयां खरीदने लगोगे वाई की। तो इस प्रकार देखिए आपका जो शेडेड पार्ट है ये और अधिक बढ़ जाता है, क्लियर है। तो अब देखिए पहले इनकम बढ़ी तो आप इस मूल्य रेखा P1 L1 पर आ गए और मूल आय और आपकी बढ़ी तो P2 L2 पर आ गए और आपका देखिए शेडेड एरिया बढ़ता जा रहा है, अर्थात जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आप ज्यादा मार्केट की कमोडिटी को परचेज कर सकते हैं। कभी कभी तो होता है ना, हम लोगों को अमीरों से बड़ी जलन होती है, क्यों होती है, उनके पास इनकम ज्यादा होती है और पूरी मार्केट के सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के बंडल्स को परचेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के बंडल्स को परचेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार, तो ये मेरा 100 का दिखा रहा है, ये मेरी मूल्य रेखा PL, ये आपको 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज P2 P1 L1, ये मेरे P2 L2 को दिखा रहा है, यानी ये 300 आय रेखा है, इसको हम लोग लिखते हैं क्या है कि मूल्य रेखा या इनकम रेखा कहते हैं, आय रेखा P2 L2। अब मान लीजिए आपकी इनकम घट जाए और घट करके कितनी हो जाए, 50 रुपी हो जाए, आज आपके पास पॉकेट में 50 रुपए है, तो एक एक्स का दाम है 1 रुपए, तो कितना खरीद पाओगे आप, 50 एक्स खरीद पाओगे। और अगर एक वाई का दाम कितना है, 2 रुपीज है, तो आप कितना खरीद पाओगे, 25 वाई। तो आपकी मूल्य रेखा कुछ ऐसी होगी, अर्थात आपका ये 50 रुपए होगा, इट विल बी आल्सो पैरेलल टू द P3 L3 होगा और आप नीचे की ओर खिसक जाओ। तो एक रिजल्ट फाइनल होगा, रिजल्ट आप याद रखना, रिजल्ट क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो मूल्य रेखा प्राइस लाइन दाहिनी ओर खिसकती है, कहां पर, राइट साइड में दाहिनी ओर खिसकती है, और ये समांतर होती है। समांतर होने का तात्पर्य यह है कि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखिएगा, क्लियर है कि मूल्य में परिवर्तन। और दूसरा पॉइंट है, यदि किसी उपभोक्ता की आय कम होती है तो उसके परिणाम स्वरूप
मूल्य रेखा नीचे की ओर खिसकती है और दैट इज लेफ्ट साइड, और ये भी समांतर होती है। इसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में हमारी परचेजिंग पावर पहले से कम हो गई है। तो राइट साइड पे खिसकने में ट्रायंगल का मान बढ़ता है, यानी क्रय शक्ति मेरी बढ़ी, और लेफ्ट साइड में खिसकने में ट्रायंगल का मान मेरा घटता है, अर्थात मेरी परचेजिंग पावर घटी, लॉकडाउन हुआ, आपकी इनकम कम हुई, आपकी परचेजिंग एरिया कम हुआ, आपके माथे पे टेंशन था। क्यों टेंशन था? कि मेरी परचेजिंग एरिया कम हो गई है, अब मैं वस्तुओं तथा सेवाओं को कम परचेज कर पाऊंगा, परिणाम स्वरूप सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा डाउन हो गया था। तो मुझे उम्मीद है कि इनकम में परिवर्तन से प्राइस लाइन में क्या इंपैक्ट पड़ता है आपको आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरा पॉइंट लेता हूं। ये आपका दिख रहा है कि अगर मान लीजिए इनकम चेंज हो जाए तो उसके लिए मैंने सोच किया था। दूसरा मैंने है इफ चेंज इन प्राइस, अगर मूल्य में परिवर्तन हो जाए और आपकी इनकम में परिवर्तन ना हो तो मूल्य रेखा में क्या होगा, ये चलिए स्टडी करते हैं। वही मेरे पास मान लीजिए अभी 100 रुपीज है, मार्केट में एक एक्स का दाम 1 रुपए है, आप कितना खरीद सकते हो एक्स, 100 एक्स खरीद सकते हो। मार्केट में एक वाई का दाम 2 रुपए है, आप कितनी वाई खरीद सकते हो, 50 वाई खरीद सकते हो। क्लियर है, 50 वाई यू कैन परचेज। तो ये मेरी मूल्य रेखा है, मैं यहाँ पर ये मेरी प्रारंभिक मूल्य रेखा पीएल है, मैं 50 वाई को परचेज कर सकता हूँ और 100 एक्स को परचेज कर सकता हूँ। क्लियर है, ये मेरा परचेजिंग एरिया है इन द प्रेजेंट सिनेरियो। प्रेजेंट टाइम में ये है 100 रुपीज में मेरा ट्रायंगल ओपीएल, ये मेरा क्रय शक्ति क्षेत्र है, क्रय शक्ति क्षेत्र। क्लियर है, अब मैं इसी क्रय शक्ति क्षेत्र में अपनी वस्तुओं तथा सेवाओं के बंडल को खरीद पाऊंगा। मान लीजिए रेट चेंज हो जाए, रेट कैसे चेंज होगा, मान लीजिए अब एक्स का रेट दुकान वाले ने कहते हैं कि एक एक्स भैया आपको रेट चेंज होकर के 50 पैसे की पड़ेगी। आप एक एक्स कितने में ले सकते हैं, 50 पैसे का ले सकते हैं। अभी तक कितने का आपने लिया था, 1 रुपये। अब आप 100 रुपए खर्च करोगे, आपकी इनकम नहीं चेंज मैं कर रहा हूँ, अब आप पूरी इनकम खर्च करोगे किस पे, एक्स पे, तो कितना एक्स परचेज कर पाओगे, आप परचेज कर पाओगे 200, और वाई का रेट कोई चेंज नहीं हुआ, तो वाई तो आप कितना खरीद पाओगे, मैक्सिमम 50 वाई ही खरीद सकते हो। तो या तो आप एक्स खरीदोगे या तो वाई खरीदोगे। तो देखिए वाई का रेट तो चेंज नहीं हुआ, तो आप एक्स का रेट चेंज होने से अब आप एक्स कितना खरीद सकते हो, 200, और वाई कितना खरीद सकते हो, 50। तो परिणाम स्वरूप वाई की मात्रा देखिए कि नई मूल्य रेखा में वाई की मात्रा 50 वाई पर है, इसलिए देखिए मूल्य रेखा वहीं से स्टार्ट हो रही है। लेकिन एक्स अब मैं पहले से ज्यादा खरीद रहा हूं, तो मूल्य रेखा किधर की ओर खिसक गई, किधर खिसकी, दाहिनी। और देखिए मूल्य रेखा का ढाल, ये देखिए ढाल पहले से कम हो गया। अब आप सोचिए इस पे गाड़ी चलाओगे, इसमें कम मेहनत लगेगी ना, इसमें ढाल अधिक है पहले वाले में, बट ढाल कम हो गई है, स्लोप डिक्लाइन कर गया, ये कम है, मतलब प्राइस कम हो गया। याद रखना, कभी भी मूल्य रेखा का स्लोप कम दिखाई पड़े, आप तुरंत बोल देना कि आधार अक्ष वाली वस्तु का मूल्य कम हुआ है। तो देखिए मूल्य कम होने से आपके ट्रायंगल का कुछ एरिया, ये देखिए व्हाइट पोर्शन है, ये देखिए व्हाइट पोर्शन जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, इतनी परचेजिंग पावर आपकी बढ़ गई है। जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, आपकी क्रय शक्ति क्षमता बढ़ जाएगी, आप 200 कमोडिटीज यानी 100 कमोडिटीज आप ज्यादा परचेज करने लगे हो, तो ऑटोमेटिक आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी ना। तो याद रखना, किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने से मूल्य रेखा प्राइस लाइन दाहिनी ओर खिसक जाती है, राइट साइड खिसक जाती है, और इसका स्लोप कम हो जाता है। आपका देखिए ये शेडेड एरिया पहले से बढ़ गया है, जो कि मैं ये डॉटेड करके दिखाया हूं, पूर्व की अपेक्षा इस त्रिभुज। अब आपका देखिए 100 रुपीज में आपका ट्रायंगल ओ P1
OPL1 इस ट्रायंगल का एरिया ज्यादा है। क्यों? प्राइस कम होने के कारण आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ गई है। तो रिजल्ट क्या आप लिखेंगे? रिजल्ट आप ये लिखेंगे, रिजल्ट आप ये लिखेंगे कि यदि किसी वस्तु का मूल्य कम होता है, इनकम कांस्टेंट होने पर, इनकम कांस्टेंट होने पर, यदि किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और प्राइस लाइन राइट की ओर शिफ्ट होती है, राइट शिफ्ट होती है, ठीक है, तथा स्लोप कम हो जाता है। स्लोप कम होना ही आपका बताता है कि प्राइस डिक्लाइन। आपसे एग्जाम में घुमा के पूछा जाता है, तो आप याद रखना, साइंटिफिक तरीके से याद रखना, प्राइस कम मतलब स्लोप कम, प्राइस ज्यादा मतलब स्लोप ज्यादा। यहां पर आपको कंफ्यूजन। अब दूसरा रिजल्ट ये ले लेते हैं कि मान लीजिए एक्स का दाम बढ़ जाए, कितना हो जाए? 1x बराबर 2 रुपए हो जाए, तो अब आप इस 100 रुपीज से कितना खरीद सकते हो? 50x ही खरीद पाओगे। y के दाम में कोई परिवर्तन ना हो, 1y इक्वल टू 2 रुपीज, तो कितना? आप 50y ऑलरेडी पहले खरीद रहे थे, तो y के दाम में परिवर्तन नहीं हो रहा, जबकि x के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है और इनकम आपकी कांस्टेंट है। तो मूल्य रेखा आप देख सकते हो कुछ ऐसी हो जाएगी, ये आपकी ये 50x हो जाएगा और मूल्य रेखा आपकी खिसक जाएगी बाईं और आपका ये देखिए ट्रायंगल आप देख सकते हैं, ये ब्लू कलर से आप ट्रायंगल देख सकते हो, यानी आपकी परचेजिंग एरिया पहले से कम हुआ है, आपके चेहरे पे निराशा आ जाएगी। अब आप वस्तुओं तथा सेवाओं का बंडल कम खरीद सकते हो और कम खरीदोगे तो आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए देखे होगे जब प्राइस राइज करता है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, आधे लोगों को पेट्रोल पंप की तरफ जाने का मन नहीं करता, बाइक निकालने का। क्यों? क्योंकि अब मुझे यूटिलिटी कम मिलती है, उतने ही प्राइस से अब मैं कम गाड़ी चला पाता हूँ, अब उतने ही प्राइस से मैं कम सर्विस यूज कर पाता हूँ। परिणाम स्वरूप प्राइस बढ़ने से परचेजिंग पावर आपकी घट जाती है, परचेजिंग पावर घट जाती है। पीएल प्राइस लाइन जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाती है और स्लोप आपका क्या हो जाता है? स्लोप बढ़ जाता है, स्लोप इंप्रूव होता है। देखिए यहाँ पर बाइक चलाना आपको बड़ा मुश्किल होगा, आप स्कूटी या बाइक इस पे नहीं चला सकते हो, तो ये स्लोप हाई स्लोप है, अर्थात एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ गया है और आपकी खरीदने की क्षमता कम हो गई है। तो रिजल्ट ये हुए कि प्राइस कम होने से लेफ्ट साइड खिसकती है मूल्य रेखा और आपका क्रय शक्ति क्षेत्र कम हो जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन ये मैंने आज क्लियर किया कि व्हाट इज प्राइस लाइन एंड व्हाट इज शिफ्टिंग ऑफ प्राइस लाइन। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना हमने बताया था कि अगर हम IC1 की अपेक्षा IC2 पर जाते हैं तो यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी, IC2 की अपेक्षा IC3 को जाते हैं तो यूटिलिटी और ज्यादा मिलेगी, IC3 की अपेक्षा IC4 को जाते हैं तो यूटिलिटी और ज्यादा मिलेगी। तो एक उपभोक्ता का टारगेट ये होता है कि मैं IC1 पे की अपेक्षा IC2 को चुनूं, IC2 की अपेक्षा IC3 को चुनूं, IC3 की अपेक्षा IC4 को चुनूं, अर्थात वो ज्यादा बड़ा बंडल सिलेक्ट करने की सोचता। आपके घर में बच्चे होंगे, आप कभी मैंगो एप्पल बांट करके देखना वो बड़ा वाला एप्पल पहले सिलेक्ट करता। ये ह्यूमन बिहेवियर है कि मैं अच्छे कॉम्बिनेशन को चूज करूंगा। तो एक उपभोक्ता अगर वो IC1 उसके पास अवेलेबल है तो उस पर रहेगा, लेकिन अगर उससे ऊंचा तथा वक्र जो हाई यूटिलिटी को दिखा रहा है, ये हाई यूटिलिटी वाला कर्व है, तो उपभोक्ता IC1 की अपेक्षा IC2 पे जाना पसंद करेगा, IC2 की अपेक्षा IC3 पर जाना पसंद करेगा, IC3 की अपेक्षा IC4 पर जाना पसंद करेगा। इस प्रकार एक उपभोक्ता का उद्देश्य ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाने की होता है।
क्लियर है? तो यदि एक उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाना पसंद करता है, क्लियर है? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। आपको हमने मूल्य भी बता दिया, मूल्य रेखा क्या है, आपको तटस्थ वक्र भी बता दिया। अब उस मूल्य रेखा से तटस्थ वक्र को कैसे संतुलित करते हैं? तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे वहां पर होता है, एक उपभोक्ता संतुलन में वहां पर होता है जहां पर अपनी क्रय शक्ति क्षेत्र के आधार पर आईसी कर्व को सिलेक्ट कर सकते। मेरे पास ये मूल्य रेखा है, मेरे पास पॉकेट में कुछ पैसे हैं, जिसके आधार पर मैंने कंसीडर किया कि हल्द्वानी की मार्केट कैसी है, काशीपुर की मार्केट कैसी है, प्रयागराज की मार्केट कैसी है, दिल्ली की मार्केट कैसी है। तो ये मैंने एक मेरे पास टेंटेटिव ये मेरा परचेजिंग एरिया है, दैट इज ट्रायंगल OPL, दिस इज माय परचेजिंग एरिया। अब मेरे पास ये शेडेड अप पार्ट दिख रहा है, ये परचेजिंग एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे पास इंडिफरेंस कर्व है IC1, मेरे पास इंडिफरेंस कर्व है IC2, मेरे पास इंडिफरेंस कर्व है IC3, मेरे पास इंडिफरेंस कर्व है IC4। हमने क्या बोला कि एक उपभोक्ता IC1 की अपेक्षा IC2 को प्रेफरेंस देगा, IC2 की अपेक्षा IC3 को प्रेफरेंस देगा, IC3 की अपेक्षा IC4 को प्रेफरेंस देगा, बट IC4 उसके एरिया में नहीं आता है, IC4 उसके एरिया में नहीं आता है। परिणाम स्वरूप वो IC4 पर कभी भी संतुलन में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो उसके खरीदने की क्षमता के बाहर। अब विचार करते हैं कि क्या वो IC1 में रहेगा, कि क्या वो IC2 में रहेगा, कि क्या IC3 में रहेगा। तो याद रखना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप प्राइस लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए, पहली शर्त। यानी स्लोप ऑफ आईसी कर्व शुड बी इक्वल टू प्राइस लाइन ऑफ स्लोप। सेकंड कंडीशन, प्राइस लाइन द्वारा कभी भी इंडिफरेंस कर्व को कट नहीं करना चाहिए, ये याद रखना। और तीसरा, इंडिफरेंस कर्व को हरदम कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, यानी मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। तो उपभोक्ता संतुलन की ये 3 शर्तें एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। तो चलिए ये तीनों शर्तें कहीं पर लागू होती हैं, वही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो चलो आप कंसीडर करो कि एक मूल्य, हम याद रखना इक्विलिब्रियम पे कहां पे होंगे, या तो ए पर होंगे, या तो बी पर होंगे, या तो सी पर होंगे, या तो डी पर होंगे, या तो ई पर होंगे। हमने बताया कि एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता केवल और केवल मूल्य रेखा पर ही संतुलन पे होता। मूल्य रेखा पे मेरे पास पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। तो विच इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट? तो चलिए ए पॉइंट पर आप कंसीडर करो कि ये क्या तीनों शर्तें काम कर रही हैं। तो पहली शर्त है कि आईसी कर्व का स्लोप मूल्य रेखा के स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो मूल्य रेखा का स्लोप कुछ ऐसे है और आईसी कर्व का स्लोप कुछ ऐसे है। ये आप याद रखना, ए स्लोप है मूल्य रेखा का, ए स्लोप है आपका मूल्य रेखा का प्राइस लाइन का, और बीबी स्लोप है आपका इंडिफरेंस कर्व का। तो दोनों स्लोप नहीं इक्वल है, ए इज नॉट इक्वल टू बीबी, अर्थात ए इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पहली शर्त के अनुसार। बी भी संतुलन बिंदु नहीं होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। देखिए पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन ए पर नहीं लागू होती, बी पर नहीं लागू होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूल्य, देखिए पहले तो ढाल नहीं इक्वल है, मूल्य रेखा की ढाल और तटस्थ वक्र के ढाल के नहीं बराबर है। दूसरा, यहाँ पर मूल्य रेखा आईसी कर्व को कट कर रही है, जबकि कट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मूल्य रेखा देखिए आईसी कर्व को कट कर रही है, इसलिए भी नहीं संतुलन होगा। यही कंडीशन सी पर भी लग रही है, यहाँ पर भी आपका आईसी कर्व का ढाल मूल्य रेखा के ढाल के बराबर नहीं है, और यहाँ डी पॉइंट पर भी आईसी कर्व का ढाल मूल्य रेखा के ढाल के बराबर नहीं। इस प्रकार देखते हैं कि ई पॉइंट पर ही मूल्य रेखा का ढाल इंडिफरेंस कर्व के ढाल के बराबर है, ई पॉइंट पर ही। और आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, अर्थात तीनों कंडीशन ई पॉइंट पर फुलफिल हो रही है, अतः ई इज द
इक्विलिब्रियम पॉइंट और उपभोक्ता क्या करेगा, x की OX1 मात्रा खरीदेगा तथा y की OY1 मात्रा परचेज करेगा। इस प्रकार E उसका संतुलन बिंदु होगा जो IC3 तटस्थ वक्र पर है, अर्थात उपभोक्ता x की OX1 प्लस y की OY1 मात्रा का परचेज करके IC3 तटस्थ वक्र पर संतुलन में रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि संतुलन की ये तीन शर्तें कभी मत भूलना, ये याद रखना। स्लोप ऑफ IC कर्व शुड बी इक्वल टू प्राइस है। दूसरा प्राइस लाइन शुड बी नॉट इंटरसेक्ट द इंडिफरेंस, कभी भी मूल्य रेखा को इंडिफरेंस कर्व को कट नहीं करना चाहिए। और तीसरा IC कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये तीन संतुलन की शर्तें हैं जो एक उपभोक्ता में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए सो इसेंशियल है। तो इन तीन शर्तों को आपको एग्जाम में सबसे पूछा जाता है ज्यादा कि उपभोक्ता संतुलन की तीन शर्तें कौन कौन सी है, तो आप बताना कि मूल्य रेखा IC कर्व का ढाल मूल्य रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त है IC कर्व को कभी भी मूल्य रेखा द्वारा कट नहीं करना चाहिए, टच करना चाहिए। और IC कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, तो एक